नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरओ एआरओ के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो है कि निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी। तो हमें ये बताना है वो कौन सा शासक था जिसने की इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना यानी कि अंगरक्षक सेना गठित किया था। तो वो था गयास शाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो गयास शाह ये कौन था? तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता ने ही किया था। नाम था महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी का यह बेटा था, लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह नहीं था। ये साम्राज्यवादी विचारधारा इसकी नहीं थी। ये धर्मपरायण टाइप का जो है व्यक्ति था, एक शासक था। इसके चरित्र में भी बहुत ही ज्यादा अंतर विरोध देखने को मिलता है और यही वो शासक था जिसने क्या किया था, इथियोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना अपने साथ रखता था, गठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्तर मुगल कालीन 4 बादशाह का नाम दिया गया है और उपाधियां दी गई। हमें बताना है कि किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, कौन लंपट मूर्ख कहलाता था, वो कौन सा बादशाह था जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, या घृणित कायर किसे कहा जाता था। इसमें से एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, गलत है, वही हमें पता करना है। आइए देखते हैं। पहला है कि बहादुर शाह प्रथम, दिया गया है साहे बेखबर, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में, इसका मूल नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम था। औरंगजेब के बाद में साथियों 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुअज्जम गद्दी पर बैठता है। ये बहुत ही ज्यादा उम्रदराज शासक था। तो 60 प्लस 60 साल से अधिक इसकी उम्र थी। तो आप खुद समझ सकते हैं 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, जो कि बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, जब वो गद्दी पे बैठेगा तो क्या वो साम्राज्यवादी नीति अपनाएगा, युद्ध में विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या चाहेगा कि एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहेगा। तो यही किया बहादुर शाह प्रथम ने। इसे ज्यादा राजकाज से मतलब नहीं था, एकदम बेखबर रहता था, एकदम मदमस्त रहता था, ज्यादा राज्य की चिंता नहीं करता था। यही वो कारण है, इतिहासकार इसे साहे बेखबर की उपाधि दिए थे, इसे ही साहे बेखबर कहते हैं। आगे की जहांदार शाह, दिया गया लंपट मूर्ख। ये भी बिल्कुल ठीक उपाधि बैठती है इसके साथ में। क्यों? आइए बताते हैं। जहांदार शाह ने जब ये गद्दी किसकी सहायता से प्राप्त करता है? तो जुल्फिकार खान था, एक अमीर था, और जुल्फिकार खान के ही हाथों में इसने लगभग सत्ता की पूरी कमान, पूरी जितनी भी मुख्य कार्य थे सब वही संभालता था। ये नाम मात्र का बादशाह रह गया था, इसीलिए इतिहासकार इसे कहते हैं लंपट मूर्ख। हालांकि बाद में चलकर इसे अपनी गलती का एहसास होता है, किंतु अपने जो है शासनकाल का अधिकांश समय जो मुख्य कार्य था वो जहांदार शाह के समय में जुल्फिकार खान ही देखता था। अगला है मोहम्मद शाह, दिया गया रंगीला। ये भी सही है, मोहम्मद शाह को ही रंगीला की उपाधि दी गई है। तो साथियों याद रखिएगा, रंगीला की उपाधि किसे दिया गया है? मोहम्मद शाह को। क्यों? तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण ये है, ये जो है अपना अधिकांश समय हरम में और हिजड़ों के मध्य बिताता था और ज्यादा ये भी राजकाज में रुचि नहीं लेता था। तो इसी कारण इसे रंगीला बादशाह कहा गया। अंतिम है शाह आलम द्वितीय, दिया गया घृणित कायर। यही वाला गलत है साथियों। जो घृणित कायर है यह फर्रुख सियर की उपाधि थी। किसकी थी? तो यहाँ पे अगर फर्रुख सियर दिया होता तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होने वाला है। आगे की आमेर के राजा, नाम था जय सिंह। इनके द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी? नहीं शब्द दिया है साथियों, कहां पे बनवाई गई थी ये हमें नहीं बताना है, कहां पर नहीं बनवाई गई थी। तो सही जवाब है अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। तो आमेर के जो राजा जयसिंह थे, तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने इनको दी थी। ये कुशल शासक तो थे ही, साथ साथ एक खगोल शास्त्री थे, नगर नियोजक थे, एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। तो जय सिंह ने जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में क्या किया कि आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया। किंतु साथियों अजमेर में नहीं कराया था। सही जवाब होगा अजमेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं यानी गलत है। तो पहला है कि इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, ये तो सही है। टीपू सुल्तान ने
अपने नाम के सिक्के इसने जारी करवाया था और इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। दूसरा है कि जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ऐसा नहीं है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी दूसरा कथन है ये गलत है साथियों, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा वाला नौसेना बोर्ड का गठन किया था, सही है। चौथा है सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी सही है। तो टीपू सुल्तान कौन था साथियों? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था जो कि मैसूर के सिंहासन पर बैठा था। 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठता है। कब साथियों? 1782 ईस्वी में। और सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण की थी, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी अंकित करवाए, हिंदू संवत की आकृतियां भी अंकित करवाई थी। इस प्रकार से हमारा जो इसमें से गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी है, बी को छोड़कर सभी बिल्कुल ठीक कथन हो जाएंगे। आगे साथियों कि नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? तो नानक शाही जो सिक्के थे वो रणजीत सिंह द्वारा चलवाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो रणजीत सिंह ने ही साथियों अस्थाई सेना भी रखी थी जिसका नाम है फौज-ए-आइन, और रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपखानों का निर्माण कराया। साथ ही साथ रणजीत सिंह ने ही नानक शाही नामक सिक्के को भी चलवाया था। आगे है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई? महत्वपूर्ण है। तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वो था नीनो डी कुन्हा। कौन था साथियों? नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और 1530 में यानी आने के ठीक एक साल बाद क्या किया? 1530 में कोचीन की जगह इसने क्या किया कि गोवा को, पहले कोचीन राजधानी थी, इसने कहा वैसा नहीं है, अब गोवा को मैं राजधानी बनाने जा रहा हूं, अब गोवा को ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी और पुर्तगाली बस्तियों की भी स्थापना किया था। अगर बात की जाए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया। ये वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं साथियों, इसके बारे में भी जानते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि डचों ने भारत में पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पे की थी? तो डचों द्वारा जो पहला कारखाना भारत में स्थापित किया गया था वो मसूलीपट्टनम में किया गया था। कहीं कहीं आपको मछलीपट्टनम भी नाम मिलेगा, दोनों एक ही नाम है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। कब? तो 1602 ईस्वी में हुई थी साथियों। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहले कारखाने की स्थापना की। मसूलीपट्टनम में कब किया? 1605 ईस्वी में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया जाता है। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। आगे है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? साथियों इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 ईस्वी में, किस सन में? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ये भारत आता है। उस समय भारत के शासक कौन थे? जहांगीर थे। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, जहांगीर से मुलाकात की। ये साथियों अंग्रेजी तो बोलता ही बोलता था, अंग्रेज था तो अंग्रेजी तो बोलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ फारसी बहुत अच्छी तरीके से बोलता था। अब फारसी उस समय बोला जाता था जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, इससे एकदम खुश हो गया और खुश होकर क्या किया कि 400 का मनसब दिया और एक उपाधि दी। परीक्षा में पूछा जाता है, जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को प्रदान किया। और कैप्टन हॉकिंस ने इससे अनुमति मांगी कि हम यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, और जहांगीर ने अनुमति भी दे दी थी। फलस्वरूप बाद में जाके सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है स्थायी रूप से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन था जो कि इसे जागीर और मनसब 400 का दिया था? तो वो तो जहांगीर ही था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुई थी, उस समय भारत में शासक कौन था? तो आप बताएंगे अकबर था। आगे है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी?
तो 3 कर्नाटक युद्ध इतिहास में फेमस है साथियों, जाने जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात की जाए तो एक संधि हुई थी, एक्सला सैपेल की संधि, ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब होगा। 1748 ईस्वी, कब? 1748 ईस्वी में एक संधि हुई, एक्सला सैपेल की संधि। और इस समय क्या हो रहा था कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था और इसी संधि से युद्ध समाप्त हुआ। जैसे ही वहां युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही भारत में भी जो कर्नाटक युद्ध था इसकी समाप्ति हो गई। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, आप बताएंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेज कैप्टन नाम था बर्नट, क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाज थे उसे अपने कब्जे में ले लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, फिर दोनों में युद्ध होता है जिसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जो संधि हुई इसके बाद से मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था। एक्सला सैपेल ही वो संधि है जिसके तहत युद्ध की समाप्ति हुई। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन, तो इसके जनक लियो कार्टिस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस। और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 साथियों मानी जाती है। कब से? 1765 से बंगाल में मानी जाती है, याद रखिएगा 1765 वो डेट है साथियों। आगे की पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। इसी के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे सर एलिजा इम्पे। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है। अन्य न्यायाधीश भी है लेकिन नाम आपको मुख्य न्यायाधीश का जरूर याद होना चाहिए। एलिजा इम्फे कौन है साथियों? एलिजा इम्फे। तो आप लोग याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत कहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई? कलकत्ता में। स्थापना कब हुई? 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन? सर एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग के गठन की बात की गई थी। एक विधि आयोग, तो विधि आयोग के गठन की जो बात की गई थी वो था 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसी के तहत भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। किसको? मैकाले को ही। तो साथियों 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 1813 का एक चार्टर एक्ट था। इसमें क्या किया गया था? कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चीन के साथ और चाय, इन दोनों की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार बनी रही। किंतु 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था तो जो है चीन और चाय, ये दोनों भी जो व्यापारिक एकाधिकार बनी थी इसको भी समाप्त कर दिया। पूरी तरह से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा वो 1833 का चार्टर एक्ट ही था। और क्या किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे की पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था? हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होने वाला है। आगे की किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1935 साथियों, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसी के द्वारा सबसे पहले भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और 1935 जो ये अधिनियम है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत इसे ही कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो स्रोत है तो ज्यादातर यहीं से ली गई है, 1935 के एक्ट से ही। बाकी कुछ विदेशों से भी अलग अलग अवधारणाएं ली गई हैं। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में लागू हुआ, कौन सा एक्ट था? 1935 का ही एक्ट था। और प्रांतों को स्वायत्तता भी प्रदान की गई थी। आगे की संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? प्रारूप समिति की चर्चा की गई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे साथियों?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से शामिल नहीं था, तो जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो जो प्रारूप समिति का साथियों अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 29 अगस्त 1947 में अध्यक्ष ये बनाए गए थे। और अन्य सदस्यों में जेबी कृपलानी नहीं शामिल थे, बाकी तीनों शामिल थे। कुल 7 सदस्यीय समिति थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति की थी, ये तो ठीक है। ठगी प्रथा भी समाप्त की है, ये भी ठीक है। नरबली प्रथा का भी अंत किया है। कई सारे महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया। इसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी, लेकिन व्यक्तिगत का सिद्धांत इनसे संबंधित नहीं है। ये लॉर्ड डलहौजी का है। व्यक्तिगत यानी इसे ही हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हड़प नीति का सिद्धांत है। ये जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी, इनके द्वारा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? साइमन कमीशन तो एक जबरदस्त प्रश्न है साथियों, यहाँ से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था भारत में आने पे, और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत आगमन साइमन कमीशन का 1928 में हुआ। गठन हुआ था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे। और साइमन कमीशन नियुक्ति क्यों की गई थी? तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में जांच करने के लिए की गई थी, और उसी के आधार पर नए कानून बनाने के लिए इस कमीशन को नियुक्त किया गया था। इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन, श्वेत आयोग कह सकते हैं, क्योंकि साथियों सभी के सभी श्वेत यानी सफेद अंग्रेजों को कहा गया है। तो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, और ये जो मिशन था, कमीशन था, असफल हुआ। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन कौन से इसमें से सही कथन है। पहला कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ था। चाय के साथ, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बनी रही। दूसरा है कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तीसरा वाला जो है ये गलत है, क्योंकि यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था। कौन कौन सही है? पहला दूसरा सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? जमींदार को। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाई गई। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया। किसे बनाया गया? जमींदार को। आगे है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो को, कैप्टन रीड, दोनों को माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी तो रैयत रीड मिलता जुलता नाम है। रैयतवाड़ी, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। आगे है तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तिनकठिया पद्धति तो ये नील की खेती से संबंधित है। जबरन नील की खेती कराई जाती थी 3/20 भाग पर। कितना भाग है साथियों? 3/20 भाग है। तो अंग्रेज क्या करते थे? बागान मालिकों से किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया। जबरन, जबरदस्ती आपको करना ही करना है, अगर आपका मन नहीं है तो भी करना है। तो इसी का विरोध हुआ था साथियों। और चंपारण आंदोलन इसी से संबंधित है, बिहार में जो स्थित है। तो पहली बार गांधी जी द्वारा यहाँ पर सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेखक कौन है? लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी ठीक जवाब होगा। और इसी पुस्तक में इन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।